नमस्कार मित्रों, क्या हाल है। ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि बढ़िया हाल होगा। अब हम हमारी चौथी और अंतिम पुस्तक 10th क्लास की। टाइम तो बहुत ले लिया मैंने, लेकिन फिर भी क्या करें भाई, बीच में काम भी ऐसे होते हैं, सारा कुछ मैनेज करना पड़ता है। तो अब हम हमारी चौथी पुस्तक, अंतिम पुस्तक जो है उसकी ओर जा रहे हैं, जिसका नाम है समकालीन भारत। समकालीन भारत, इसका नाम समकालीन भारत है, लेकिन ये एक्चुअली में पुस्तक जो है वो है ज्योग्राफी की। किसकी है? भूगोल बोलते हैं जिसको, ये उस भूगोल की पुस्तक है। इसका जो पहला चैप्टर है वो है संसाधन एवं विकास। संसाधन एवं विकास। देखो, इसके अंदर पहला शब्द है संसाधन। पहला शब्द है संसाधन। पहले इसको ही पकड़ते हैं, पहले इसकी बात करते हैं। संसाधन क्या होता है? देखो, संसाधन क्या होता है? कोई भी वस्तु, आप कोई भी वस्तु मान लो जो हमें प्रकृति से प्राप्त हुई, यानी प्रकृति से प्राप्त कोई भी वस्तु, प्रकृति से प्राप्त कोई भी वस्तु। अब आवश्यक नहीं वो प्रकृति से ही प्राप्त हो, उसको बनाया भी जा सकता है, लेकिन बनाने के लिए भी तो हमें प्रकृति से मिली चीजों का उपयोग करना पड़ेगा। जैसे मान लो आप रॉकेट बना रहे हो, तो रॉकेट बनाई तो इंसान ने है, लेकिन उसके अंदर जो चीजें लग रही है, लोहा वगैरह, वो कहां से निकल रहा है? वो प्रकृति से मिला है। तो प्रकृति से प्राप्त वस्तुओं का प्रयोग जब मानव, यानी मनुष्य, मानव अपने विकास के लिए करता है, यानी अपनी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए, अपने सुविधाओं को बढ़ाने के लिए, अपने आरामदेह कार्य करने के लिए, या फिर अपनी विकास, अपनी उसको बोलते हैं ना, जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए करता है, तो वो सब चीज संसाधन कहलाती है। यानी ऐसी प्रत्येक वस्तु जिसके बिना या तो मनुष्य का जीवन ही संभव नहीं है, या तो मनुष्य का जीवन ही संभव नहीं है, और या जिसका उपयोग करके मानव ने अपने जीवन का स्तर ऊंचा उठा लिया, अपना विकास कर लिया, वो सब का सब क्या कहलाता है? वो सब का सब संसाधन कहलाता है। जैसे जैसे उदाहरण की अगर बात करें, जैसे पानी है। अब पानी के बिना मनुष्य का जीवन है वो संभव ही नहीं है, तो पानी एक संसाधन है। पानी एक बहुमूल्य संसाधन है, ठीक है, कि उसके बिना जीवन ही नहीं है, तो उसकी तो सबसे ज्यादा जरूरत होगी। अब ऐसे ही हम बात करें पत्थर। अब जब सबसे पहले पत्थर जो मनुष्य ने देखा था और उसका पहिया बनाया था, तो वो पहिया थोड़ी था प्रकृति में, था तो क्या? पत्थर था। पत्थर तो प्रकृति में पहले भी पड़े थे, बहुत सारे पड़े थे, लेकिन एक मनुष्य ने उसका उपयोग किया और उस पत्थर को आराम से क्या बना दिया? पहिया बना दिया। और अब उस पहिए से क्या फायदा हुआ? उस पहिए से उसका विकास हुआ नहीं हुआ, कि उसने वैसे पहिए बनाए और उसका काम जो है, अब बैलगाड़ी की मान लो, उसकी सहायता से पहले से जल्दी होने लग गया। जितना सारा बोझ उसको खुद उठाना पड़ता, वो सारा बोझ उससे चलने लग गया। बात समझे नहीं समझे? इस प्रकार से जो है प्रकृति से प्राप्त जो भी वस्तुएं हैं, वो या तो मानव के लिए सीधी बहुमूल्य उपयोगी हो, या मानव उसका उपयोग करके अपने जीवन का स्तर बढ़ाए, वो सब की सब किसके अंतर्गत आती है? वो सब की सब संसाधन के अंतर्गत आती है। और संसाधन दो प्रकार के होते हैं। संसाधन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं संसाधन? दो प्रकार के। कैसे? चलो देखते हैं। अगर संसाधन की बात करें हम, तो संसाधन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। नंबर एक, प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन, नंबर एक संसाधन तो कौन से हैं? प्राकृतिक संसाधन, यानी जो हमें किससे प्राप्त हो? प्रकृति से प्राप्त हो। और नंबर दो कौन से हैं? मानवीय संसाधन। नंबर दो कौन से हैं? मानवीय संसाधन, यानी जो हमें किससे प्राप्त हो, जिनका निर्माण या तो मानव ने किया हो या मानव द्वारा ही उनको बनाया गया हो प्रकृति से लेकर, वो मानवीय संसाधन कहलाएंगे। प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त हो, साफ साफ नाम से पता चल रहा है, प्राकृतिक यानी प्रकृति। प्रकृति से प्राप्त संसाधन क्या कहलाएंगे? प्राकृतिक संसाधन। जो सीधे सीधे प्रकृति से प्राप्त हो, जैसे अभी भी बताया था, पानी। पानी आपको प्रकृति सीधा प्राप्त हो रहा है, इसको मानव को बनाना नहीं पड़ रहा, तो ये प्राकृतिक संसाधन कहलाएगा। मानवीय संसाधन क्या है? कि जो प्राप्त तो प्रकृति से हो रहा है, जो प्राप्त तो प्रकृति से हो रहा है, लेकिन उसको मानव ने चेंज कर कर संसाधन का रूप दे दिया। यानी पहले भी वो प्रकृति में था, लेकिन पहले उसका उपयोग नहीं किया जा रहा था, लेकिन मानव ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उसका उपयोग किया। वो क्या कहलाएंगे? वो मानवीय संसाधन कहलाएंगे। जैसे कि सौर ऊर्जा। सूर्य पहले नहीं था क्या? ये थोड़ी कि आज कोई नया सूरज उगे, आज कोई नया सूर्य थोड़ी उगा। सूर्य तो करोड़ों सालों से
वो वैसे ही चमक रहा है आकाश में, लेकिन पहले वाले लोगों को पता नहीं था कि इस सूरज की ऊर्जा का प्रयोग कर हम बिजली बना सकते हैं। आज सोलर पैनल चल रहे हैं, चल रहे नहीं चल रहे, तो ये किसने किया? ये मानव ने किया कि उस ऊर्जा का प्रयोग करना। तो उसने क्या किया? उसी प्रकृति से प्राप्त वस्तु का उपयोग किया और अपने जीवन का स्तर बढ़ा लिया, तो वो मानवीय संसाधन कहलाएगा। अब प्राकृतिक जो संसाधन है ये भी दो भागों में बढ़ते हैं आगे जाके। कितने भागों में? ये भी आगे जाके दो भागों में बढ़ते हैं। एक नवीकरणीय, नवीकरणीय और एक अनवीकरणीय। एक नवीकरणीय और एक अनवीकरणीय। कितने संसाधन हो गए? एक नवीकरणीय और एक अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन और एक अनवीकरणीय संसाधन, ये दो प्रकार के संसाधन और हो गए। एक नवीकरणीय संसाधन, एक अनवीकरणीय संसाधन। अब देखो इनके अंदर क्या फर्क है। नवी का अर्थ समझो नया, बस इतना अर्थ निकाल लो। नवी का अर्थ ले लो नया। क्या ले लो? नया। नवी यानी नया, नवी यानी नया, यानी ऐसा संसाधन जो बार बार में नया हो सके। नया हो सके मतलब यानी अगर उसको, जैसे हम कपड़े लाते हैं, एक कपड़ा पहना, अगर वो पसंद नहीं है या वो उसको मान लो मैंने 2 दिन पहना, नहीं अच्छा लगा, मैंने उसको फेंक दिया, मैं नया लेके आ गया। मेरे पास ऑप्शन है कि मैं नया लेके आ सकता हूँ, या उसके खत्म होने के बाद वो फिर से नया बन जाएगा। वो कहलाते हैं नवीकरणीय संसाधन। यानी ऐसे संसाधन जो अगर एक बार खत्म हो गए तो उनको बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, उन्हें दोबारा प्रयोग में लाया जा सकता है, नया बनाकर फिर से उनको बनाया जा सकता हो। सीधी भाषा में बोला जाए तो ऐसा कोई भी संसाधन जिसका उपयोग किया जा सके और जो एक बार बन गया तो उसको तुरंत नया बनाया जा सके। जैसे एक बार बन गया, उपयोग कर लिया, तुरंत कल वापस बना लो नया, वो कहलाता है नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन यानी ऐसा संसाधन जिसको बार बार नया कर करके बनाया जा सके, वो नवीकरणीय संसाधन कहलाता है। जैसे उदाहरण मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखने रहे, सौर ऊर्जा, अभी भी बताया था ना, सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा। अब मानो जैसे आपने आज की डेट में कोई सौर ऊर्जा बनाई, आज के दिन के लिए सौर ऊर्जा बनाई, उसका आपने आज उपयोग कर लिया, तो क्या कल फिर से आप सौर ऊर्जा नहीं बना सकते? क्या बिल्कुल बना सकते हो। सूर्य कल फिर से उगेगा, फिर से सूर्य ऊर्जा बना लेना। ऐसे ही पवन ऊर्जा, ऐसे ही पवन ऊर्जा होती है। पवन चक्की देखी होगी, वो बड़ी बड़े वो क्या बोलते हैं उसको, ऐसे पंखे से लगे होते हैं, वो पवन ऊर्जा वाला होते हैं। पवन ऊर्जा आपने, ये थोड़ी हवा एक बार बहेगी उसके बाद बहनी बंद हो जाएगी, फिर 2 साल 5 साल बाद में बहेगी। हवा तो बहती रहती है, वो घूमते रहेंगे, आपके पास ऊर्जा बनती रहेगी, उसका यूज करते रहो, नहीं आती रहेगी, उसका यूज करते रहो, नहीं आती रहेगी। ये कहलाती है नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन। और ये है अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन है। मैंने पहले बताया, फिर से बता रहा हूँ, उपसर्ग है, उपसर्ग है, जिसका अर्थ होता है नहीं, जिसका अर्थ होता है नहीं, जिसके आगे भी ए लग गया उसका अर्थ होता है नहीं। थोड़ी सी हिंदी भी सीख लो। अनवीकरणीय संसाधन, यानी नहीं, नवीकरणीय यानी नया, यानी ऐसा संसाधन जिसको बार बार नया किया जा सके नहीं, यानी अगर वो संसाधन एक बार खत्म हो गया तो उसके बाद उसको फिर से बनाया जा सकता नहीं है, या उसको बनने में करोड़ों साल या लाखों साल लगेंगे, यानी बनने में टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। वो सब के सब किस में आएंगे? अनवीकरणीय संसाधन में आएंगे। जैसे कोई भी संसाधन है, उसका आपने एक बार उपयोग कर लिया, अब वो संसाधन खत्म हो गया, तो अब आप उसको फिर से नहीं बना सकते, अब उसको बनने में लाखों साल या बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। वो सब के सब संसाधन किस में आएंगे? अनवीकरणीय संसाधन में। जैसे कि कोयला, मान लो आपने कोयला लिया और उसको जला दिया और उसकी राख बन गई, अब उससे फिर से वही कोयला बना के दिखाओ, वो नहीं बनेगा। आप दूसरा कोयला ले सकते हो, वो कोयला नहीं बनेगा। अब ऐसे ही मान लो उन कोयलों की संख्या निश्चित है, 100 है, तो आपने अगर वो 100 कोयले यूज ले लिए, 100 के 100 जला दिए, पूरी प्रकृति में, पूरी धरती पे 100 कोयले थे, 100 के 100 कोयले जला दिए, तो अब कोयलों को बनने में फिर से बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। बहुत बड़ी प्रोसेस होती है कोयला बनने की, यहाँ को नहीं कि 1 मिनट में बन के तैयार हो गया। तो उदाहरण के रूप में हो गया कोयला, पेट्रोल।
पेट्रोल आपने एक बार यूज ले लिया, एक बार आपने पेट्रोल डलवाया गाड़ी में, मान लो 100 रुपए का डलवाया, 120 रुपए का डलवाया, डलवा लिया, अब उसका आपने फूंक दिया घूम फिर के, अब फिर से वो 120 रुपए का पेट्रोल धरती में नया नहीं बनेगा, उसको बनने में एक प्रोसेस है, बहुत लंबा टाइम लगेगा, उसके बाद ही वो जाकर बनेगा। यानी ये संसाधन खत्म होने के योग्य है, कभी भी खत्म हो सकते हैं, लेकिन ये वाले जो हैं ये लगातार प्रकृति में बनते रहते हैं। ये डिफरेंस होता है नवीकरणीय में और अनवीकरणीय संसाधन में। अब संसाधन जो है वो विभिन्न आधार पर विभिन्न प्रकार के होते हैं। संसाधन जो है वो विभिन्न आधार पर विभिन्न प्रकार के होते हैं। अब हमें उन्हें विभिन्न आधार के आधार पर पढ़ना पड़ेगा। किसके आधार पर? विभिन्न आधार के आधार पर पढ़ना पड़ेगा कि अलग अलग रूप से अगर देखें तो संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो नंबर 1 पे मान लो उत्पन्न होने के आधार पर। किसके आधार पर? उत्पन्न होने के आधार पर, कि कोई भी संसाधन जो उत्पन्न हो रहा है उसके आधार पर उसको कितने भागों में बांटा जा सकता है। किसके आधार पर? उत्पन्न होने के आधार पर, कि अगर कोई भी संसाधन उत्पन्न हो रहा है तो उसके आधार पर उसको कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो उत्पन्न होने के आधार पर बात करें तो इसे 2 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 जैव संसाधन और नंबर 2 अजैव संसाधन। नंबर 1 जैव संसाधन और नंबर 2 अजैव संसाधन। जैव संसाधन और अजैव संसाधन उत्पन्न होने के आधार पर। ज्यादा इसके बारे में आपकी बुक में डेफिनेशन नहीं दी गई है कि जैव ये होता है, अजैव ये होता है। जैव यानी जो जीव से बनते हैं संसाधन वो जैव संसाधन, अजैव यानी जो बिना जीव के बनते हैं वो अजैव संसाधन। में आपको थोड़ा बहुत बता देता हूं। दूसरा समाप्ति के आधार पर, यानी खत्म होने के आधार पर संसाधन कितने प्रकार में बढ़ते हैं। किसके आधार पर? समाप्ति के आधार पर। किसके आधार पर? समाप्ति के आधार पर, कि यानी ये संसाधन जो है ये खत्म हो सकते हैं। इसके आधार पर भी 2 भागों में बढ़ते हैं। इसके आधार पर भी 2 भागों में बढ़ते हैं। एक नवीकरणीय संसाधन, एक नवीकरणीय संसाधन और एक अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन और एक अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन और एक अनवीकरणीय संसाधन। ठीक इसी प्रकार से मालिकाना हक के आधार पर भी, जिसको बोलते हैं स्वामित्व, मालिकाना हक या इसका दूसरा नाम आता है स्वामित्व। क्या नाम आता है? स्वामित्व। इसके आधार पर, मालिकाना हक के आधार पर या स्वामित्व के आधार पर भी बढ़ते हैं। कितने भागों में? इसमें बढ़ते हैं 3 भागों में। कितने पे? 3। एक निजी संसाधन, निजी संसाधन यानी जो संसाधन खुद का हो, ऐसे संसाधन जिन पर किसी एक का पर्टिकुलर हक हो। दूसरा सामुदायिक, यानी किसी समुदाय का हक हो, कुछ लोगों का मिलकर हक हो। और तीसरा राष्ट्रीय, यानी जिस पर सिर्फ देश का हक हो और अन्य किसी का हक ना हो। वो कौन से होंगे? वो सामुदायिक होंगे। और चौथा और अंतिम वो है विकास के आधार पर, यानी कोई भी संसाधन जो है जो हमें मिल रहा है, कोई भी संसाधन जो है जो हमें मिल रहा है वो उसका विकास कितना हुआ है, उसके आधार पर भी संसाधनों को बांटा गया है। एक संभावी, यानी जिनकी संभावना हो सिर्फ और सिर्फ कि यहाँ पर हो सकते हैं, आज से 5 साल बाद में हो सकते हैं, आज से 10 साल बाद में हो सकते हैं, 20 साल बाद में हो सकते हैं, उस संभावना के आधार पर मिलने वाले संसाधन। दूसरा संचित, संचित संसाधन में वो संसाधन आएंगे जिनकी संख्या कम हो, जिनका संचयन करना यानी जिनको संभाल कर रखना जरूरी हो, जो एक जगह पर संचित हो। और लास्ट है संभावी, संचित और विकसित। विकसित संसाधन जो पूर्ण रूप से विकसित हो चुके हो, पूर्ण रूप से आपको वहां पर प्राप्त होते हो, वो विकसित संसाधन के रूप में कहलाएंगे। तो इस प्रकार से हमने
उत्पन्न होने के आधार पर, समाप्ति के आधार पर, मालिकाना हक के आधार पर, विकास के आधार पर संसाधनों को बांट दिया है। अब ये जो क्वेश्चन है ये किसी न किसी भी 1 नंबर के क्वेश्चन के अंदर आ सकता है। अब हम चलते हैं आगे की ओर चलते हैं। तो अब जब संसाधन पढ़ लिए तो हमें ये तो पता चल गया कि संसाधन हमारे लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। संसाधन हमारे लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। अब इन संसाधनों का प्रयोग कैसे करना है, संसाधनों का प्रयोग कैसे करना है, इसके लिए हमने एक नया शब्द या एक नई प्रणाली प्रयोग की जिसे कहा जाता है संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन, संसाधन नियोजन, संसाधन नियोजन यानी संसाधनों का उपयोग। हमें पता चल गया कि इतना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम संसाधनों का उपयोग सोच समझ के करेंगे तो ही हम फायदे में रहेंगे, अन्यथा हमें नुकसान होगा ही होगा। तो हमने एक नया शब्द जो है उसको इजाद किया जिसका नाम है संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन यानी संसाधनों को एक नियंत्रित तरीके से उपयोग करना क्या कहलाएगा, संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन, संसाधनों को नियंत्रित रूप से यानी देख परख के, जब जरूरी हो तो ही उपयोग करके, ना कि अपने मजे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करके। जब नियंत्रित रूप से उपयोग किया जाता है तो वो संसाधन नियोजन कहलाता है। यहां तक मेरे अनुसार कोई दिक्कत नहीं होगी। अब भारत में क्यों जरूरी है भाई? भारत में संसाधन नियोजन क्यों जरूरी है? अपन तो भारत में रह रहे हैं, हमें तो यहां से मतलब है कि भारत में इसकी जरूरत ही क्यों है संसाधन नियोजन की। ऐसा क्या है? ऐसा क्या है जैसे भारत एक बड़ा देश है भाई, छोटा तो देश है नहीं। कोई छोटा देश है उसके अंदर अगर संसाधन सभी जगह पर एक समान है तो वहां पर जरूरत नहीं पड़ेगी। भारत के अंदर संसाधन नियोजन की जरूरत क्यों है, ये सवाल बनता है कि भारत के अंदर संसाधन नियोजन की जरूरत क्यों है। तो इसके पीछे कारण है कि भारत जो है, आपको पता है भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। कोई छोटा मोटा भूमि का टुकड़ा नहीं है, एक जीता जाता पुरुष है। ये बात किसी ने कही थी, तो वैसी बात है कि भारत कोई छोटा तो है नहीं। भारत के अंदर अलग अलग जगह पर यानी अलग अलग राज्यों में, भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग संसाधन पाए जाते हैं। भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग संसाधन पाए जाते हैं। ये बात तो सही है, ये बात तो सही है। जैसे मान लो ये भारत का नक्शा, एक बार थोड़ा उकचुक बन जाओगे शायद तक, मतलब दिमाग में मतलब एक समझाने के लिए बना रहा हूं। जैसे मान लो ये भारत है, ये भारत है। अब भारत के जो अलग अलग राज्य हैं वहां पर अलग अलग संसाधन पाए जाते हैं। यहाँ पर जैसे मान लो जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर अलग संसाधन पाया जाएगा, यहाँ पर अलग 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 पाया जाएगा। यानी पूरे भारत के अंदर अलग अलग संसाधन पाए जाते हैं। अब मान लो राजस्थान वाला, मान लो कि राजस्थान में जितने संसाधन निकले उनका सबका प्रयोग राजस्थान ने कर लिया, तो इनमें उस चीज की कमी आएगी नहीं आएगी? वैसे ही मान लो कि यहाँ मध्य प्रदेश में जो संसाधन निकला उसका प्रयोग मध्य प्रदेश ने कर लिया और किसी को दिया ही नहीं, तो इसमें कमी आएगी नहीं आएगी? यानी भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग संसाधन निकलते हैं, अगर उनका प्रयोग वो खुद ही कर लेंगे सारा, तो अन्य राज्यों का विकास हो पाएगा नहीं। इसलिए भारत में संसाधन नियोजन जरूरी है, ताकि उनका एक अच्छी तरीके से हिसाब लगाया जा सके कि भाई इसमें ये संसाधन जरूरी है। जैसे मान लो राजस्थान के अंदर मान लो एक बार के लिए कि जिप्सम निकलता है, और निकलता ही है। अब वो जिप्सम पूरा राजस्थान प्रयोग कर लेगा, तो उस जिप्सम की जब जरूरत मध्य प्रदेश को पड़ेगी तो वो कैसे यूज करेगा? तो इसके लिए संसाधन नियोजन जरूरी है कि जितना राजस्थान को जरूरत है उतना राजस्थान रख लिया, अब जिसकी जरूरत नहीं है उनको राजस्थान ने आगे ट्रांसपोर्ट कर दिया, ताकि और राज्यों के अंदर भी जो है विकास हो सके। तो भारत में संसाधन नियोजन इसलिए जरूरी है कि भारत के अंदर अलग अलग राज्यों में अलग अलग संसाधन निकलते हैं, और उन संसाधनों का प्रयोग सभी राज्य मिलकर करेंगे तो सभी का विकास हो पाएगा। अगर सभी राज्य मिलकर उनका प्रयोग नहीं करेंगे तो सभी राज्यों का विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए सभी राज्यों का विकास हो, इसके लिए भारत में संसाधन नियोजन जरूरी है।
इसके लिए विभिन्न तरीके भी अपनाने पड़ेंगे। भाई जरूरी है तो तरीके तो अपनाने पड़ेंगे, बिल्कुल अपनाने पड़ेंगे। तो क्या तरीके संसाधन नियोजन के? संसाधन नियोजन क्या तरीके? तो नंबर 1 संसाधन नियोजन का तरीका है कि सबसे पहले तो हर राज्य में कौन सा संसाधन निकल रहा है उसकी लिस्ट बनाओ। हर राज्य के अंदर जो संसाधन निकल रहा है उसकी आप लिस्ट बनवाओ कि भाई इस राज्य में ये संसाधन निकल रहा है, उसकी क्या बनाओ आप? लिस्ट बनाओ। हर राज्य के अंदर जो संसाधन निकल रहा है उसकी लिस्ट बनाओ। दूसरा, संसाधन नियोजन के लिए नियम लगाओ। संसाधन नियोजन के लिए अलग अलग प्रकार के नियम बनाओ। ऐसे भी काम नहीं चलेगा, कानून बनाओ संसाधन नियोजन के लिए, वरना तो लोग प्रयोग करेंगे, फ्री फोकट में मिल रहा है तो क्यों नहीं यूज करेंगे। तो संसाधन नियोजन के लिए नियम लगाओ। तीसरा, हम जो संसाधन नियोजन के नियम बना रहे हैं, हम जो भी संसाधन नियोजन के लिए नियम बना रहे हैं, संसाधन नियोजन के लिए जो नियम बना रहे हैं उन नियमों का और जो राष्ट्रीय योजनाएं हैं उनके बीच में तालमेल बिठाओ। ये कैसे जरूरी हो गया भाई? ये क्या कहना चाहता है? इसका मतलब क्या है? राष्ट्रीय योजनाओं के बीच तालमेल बिठाओ। इसका मतलब ये है कि ये देखो कि राष्ट्र ने यानी देश ने या किसी राज्य ने कुछ योजनाएं बनाई हैं क्या, और उन्हीं योजनाओं में से हम संसाधन नियोजन का तरीका निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते, ये हमें समझना पड़ेगा। जैसे कि मान लो इसको ऐसे मानो, हाँ, कि जैसे 2014 के अंदर जब मोदी सरकार आई थी तो उसने एक योजना चालू की थी, नमामि गंगे परियोजना। ठीक है, यानी गंगा को प्रदूषण मुक्त करना है, गंगा को प्रदूषण मुक्त करना है। अब उसी के तहत जैसे मान लो गंगा जैसे यूपी में से जा रही है, तो यूपी के लोगों ने क्या किया कि उस क्षेत्र में मान लो, सपोज करो, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि कोई किसी विशेष प्रकार की मछली भाई उत्पन्न होती है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी एक योजना चला दी कि इस क्षेत्र के अंदर जो मछली उत्पादन होगा उसको बढ़ा दिया, उसके लिए सब्सिडी देनी चालू कर दी या कुछ और चालू कर दिया, जिससे वो नदी भी क्लीन होने होगी, उस नदी को क्लीन भी करेंगे लोग, क्योंकि वहां पर मछली पाल सके, उस क्षेत्र के अंदर, उस क्षेत्र के अंदर मछली पालना ज्यादा अच्छा हो उसके, और साथ में वो योजना भी जुड़ गई। यानी कुछ योजनाओं का आपस में तालमेल बैठा लो जिससे संसाधन नियोजन और अच्छा हो सके, उसे कहते हैं संसाधन नियोजन नियम और राष्ट्रीय योजनाओं के बीच संतुलन बिठाना। और ये अब से स्टार्ट नहीं है, हम अगर देख रहे हैं कि संसाधन नियोजन हमने अब से स्टार्ट किया, नहीं, संसाधन नियोजन जब भारत की पहली प्रथम पंचवर्षीय योजना आई थी ना, भारत की पहली यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना आई थी, तब से ही भारतीय जो सरकार थी वो संसाधनों के नियोजन के प्रति सजग थी, और तब से ही उसने जो है इसके लिए अनेक प्रकार के नियम और कानून बनाने या बहुत से उद्देश्य जो है उनको लक्षित किया था। कब से? जब से संसाधन नियोजन था प्रथम पंचवर्षीय योजना, जब हमारी पहली प्रथम पंचवर्षीय योजना चली थी, तब से ही संसाधन नियोजन के प्रति जो है हम सचेत हैं। सचेत तो है, लेकिन उसके बावजूद भी संसाधनों का बिल्कुल बिना विवेक के और अंधाधुंध प्रयोग किया जा रहा है। इतना सचेत होने के बावजूद भी संसाधनों का अंधाधुंध और बिना विवेक के, मतलब बिना कुछ सोचे प्रयोग किया जा रहा है, बिना किसी विवेक के और बिना सोचे समझे अंधाधुंध अपने फायदे के लिए प्रयोग किया जा रहा है। वन काटे जा रहे हैं, किसी को बताने की जरूरत नहीं। जहां राष्ट्रीय वन नीति जो आपके आगे आएगी 1952 के तहत 33% वन होने चाहिए थे, वहां शायद 24% भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने हमारे फायदे के लिए, औद्योगिकरण के लिए, शहरीकरण के लिए जंगलों को काट दिया। अब जंगलों को काटेंगे तो उनमें रहने वाले जीव नहीं जाएंगे, पारिस्थितिक तंत्र प्रभावित नहीं होगा, सब कुछ इकोसिस्टम पूरा खराब होगा, लेकिन हमें उसकी परवाह नहीं, हमें सिर्फ हमारा फायदा चाहिए। तो अपने फायदे के लिए और बिना विवेक के संसाधनों का लगातार प्रयोग किया जा रहा है, जिससे संसाधनों की कमी होने लग गई है, जिससे संसाधनों की कमी होना स्टार्ट हो गया है। अगर यहां तक ही हो कि चलो संसाधनों की कमी हो रही है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन संसाधनों की कमी होने से पर्यावरण भी प्रभावित हो रहा है। पर्यावरण में भी कई प्रकार की जो समस्याएं हैं वो खड़ी हो गई है, जैसे कि ओजोन परत का छेदन।
ओजोन परत जो है वो एक गैस आती है कार्बन मोनोऑक्साइड सॉरी, उसके द्वारा लगातार जो है खराब हो रही है, और वो जो गैस है वो हमारे रेफ्रिजरेटरों से निकलती है। बात समझ रहे हो? ओजोन परत खराब हो रही है, लगातार पर्यावरण में प्रदूषण बढ़ रहा है, लगातार पर्यावरण के अंदर प्रदूषण बढ़ रहा है। यहां तक भी नहीं, पर्यावरण प्रदूषण तक भी नहीं, इसके अलावा जो है ग्लोबल वार्मिंग, भूमंडलीय तापन, इंग्लिश में बोले तो ग्लोबल वार्मिंग और हिंदी में बोले तो भूमंडलीय तापन, वो भी बढ़ रहा है। इसमें क्या होता है, पृथ्वी का ताप जो वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। अब जब ये बढ़ेगा तो हमारे जितने भी ग्लेशियर हैं वो सब के सब पिघल जाएंगे और पूरी धरती जो पानी में डूब जाएगी, वो भी लगातार बढ़ रहा है। तो पर्यावरणीय समस्याएं जो है वो संसाधनों की कमी के कारण लगातार खड़ी होती जा रही है। ओजोन परत का क्षय हो रहा है, पर्यावरण में प्रदूषण पाया जा रहा है और ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही है। तो इसका अंतिम उपाय क्या है? इसका अंतिम एकमात्र उपाय है संसाधनों का संरक्षण। संसाधनों का संरक्षण, अगर संसाधनों को बचाएंगे नहीं तो ये संसाधन लगातार इसी प्रकार से खराब हो जाएंगे और हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचेगा। इसलिए जहां भी संरक्षण नाम आए वहां पर इसका मतलब एक ही है कि इन्हीं संसाधनों को हमें बचाना पड़ेगा, इन संसाधनों को हमें बचाना पड़ेगा। नहीं बचाएंगे तो फिर हमारे ही दिक्कत होगी। बचाने के तरीके क्या है? बचाने के तरीके देखो, जब भी सुनो मेरी बात, एक क्वेश्चन बताता हूँ, जहां कहीं भी संरक्षण नाम आ जाए, क्या नाम आ जाए? संरक्षण नाम आ जाए, वहां पर आपको एक कारण तो दिमाग में बिठाई लो, जागरूकता फैलाकर, चाहे किसी का भी आ जाओ, जल संरक्षण आ जाओ, भूमि संरक्षण आ जाओ, वायु संरक्षण आ जाओ, कुछ भी आ जाओ, वन संरक्षण आ जाओ, एक कारण तो आपको याद रखना ही रखना है, जागरूकता फैलाकर। इसको आप सभी में लिख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से कारण पूछ ले कि जल प्रदूषण के क्या कारण है, वायु प्रदूषण के क्या कारण है, भूमि निम्नीकरण के क्या कारण है, कुछ भी पूछ ले, उनमें एक कारण फिक्स कर लो, वनों को काटना। वनों को काटना, एक औद्योगिकीकरण और शहरीकरण, ये दो तो कारण सीधे सीधे लिख दिया करो, याद हो या ना हो, ये दो तो पक्का याद रखा करो। एक किसी भी प्रकार का कोई भी चीज का कारण पूछ ले, भूमि निम्नीकरण का, वायु प्रदूषण का, जल प्रदूषण का, किसी का भी, तो उसमें सीधे सीधे लिख दोगे वनों को काटना, औद्योगिकीकरण और शहरीकरण। ठीक वैसे ही अगर संरक्षण में पूछ ले, बचाने में, तो क्या लिखोगे? जागरूकता फैलाकर, जागरूकता फैलाकर, जागरूकता फैलाकर। दूसरा, वनों को उगाकर, वनों को उगाकर। वन अगर उगेंगे तो अन्य सभी चीजें जो हैं वो अपने आप ही डेवलप होनी चालू हो जाएगी। तो यहां तक आज के लिए काफी है। कल हम पढ़ेंगे भू संसाधन, यानी भूमि भी एक संसाधन की तरह कार्य करता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।